नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत भाग 2 लेसन 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय के अभाव के कारण हम हमारे परंपरागत खान पान को भूलकर आधुनिक खान पान यानी फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके हमारे स्वास्थ्य व हमारे आर्थिक दोनों प्रकार के नुकसान सामने आ रहे हैं। इसलिए हमें दोबारा से अपने परंपरागत खान पान की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करना होगा। चलते हैं इस लेसन में। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है। आ सकता है क्वेश्चन कि दक्षिणी भारत के व्यंजन कौन से हैं? इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। यह उत्तरी भारत में हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहाँ भी हो, उत्तर भारत रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट्स रूप से ही तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। आ सकता है कि गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? ढोकला। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। बंगाल की मिठाइयों प्रसिद्ध गुण है रस भरी, यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी उत्तरी भारत के व्यंजन दक्षिणी भारत में और दक्षिणी भारत के व्यंजन क्या है, उत्तरी भारत में मिलने लगे। कुछ चीज़ें और भी हुई, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक सीमित थे, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती रही। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है। यहाँ पर क्या बम्बई में क्या प्रसिद्ध है? पाव भाजी। और दिल्ली में क्या प्रसिद्ध है? छोले कुलचे। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में भी वह बात कहाँ रही। यानी मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं और आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। कहने का अभिप्राय यहाँ व्यंग्य किया गया है कि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में खुद भोजन न बनाकर फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं। जो हम रीतों के अनुसार तीज त्योहारों पर अपने खुद के भोजन पकवान बनाते थे, अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य तक कठिन है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों की कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल
प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभी व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहर जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों के बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें खाने बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है उससे अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विभिन्न व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची, यानी मिश्रित संस्कृति बन गई। बड़े शहरों में मध्य वर्गीय स्कूलों में अब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों को टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीयता एकता के लिए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बाली भाषा भूषा और आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी दोबारा से हम उनको जानें, हमारी नव पीढ़ी को जागृत करें उनके बारे में, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाते चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घर बाजारों के गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हो। तो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं, उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम इसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान के जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह के जांचते रहना जरूरी है। इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। धन्यवाद।